Hello, everybody, and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Divedi, and today we will be studying about constitutional design of class 9 civics. So इससे पहले का जो भी हमारा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था और बेसिक्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम पार्ट ए में कवर कर चुके हैं. अब हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे. तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी साउथ अफ्रीका का जितना मुश्किल था साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उतना ही मुश्किल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी था, क्योंकि जो हमारी कंट्री है उसमें इतने तरह के लोग हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि उन सबको ध्यान में रखते हुए, उन सबके राइट्स को ध्यान में रखते हुए, उन सबके डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ईजी बिल्कुल भी नहीं था. और उसके बाद जो पार्टीशन हुआ उसको भी ध्यान में रखना था, और वो पार्टीशन भी छोटे मोटे लेवल पे नहीं था, बहुत ही बड़े लेवल का पार्टीशन हुआ था हमारा. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में. द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन. उसके बाद आपका द ब्रिटिश लेफ्ट इट रूलर्स. उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने जब हमें इंडिया दिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें कोई रूलर या फिर कोई किंग रूल कर रहे थे, तो वो उन्होंने उन पे छोड़ दिया कि भाई ये आपकी मर्जी है, आपको इसे जैसे रूल करना है करो, आपकी मर्जी है कि आपको इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ आना है या आपकी मर्जी है कि आपको इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ नहीं आना है. तो इस तरह का जो क्योस था वो ब्रिटिश ऑलरेडी इतना क्योस क्रिएट करने के बाद भी ये सत्यानाश भी करके गए ही थे. उसके आगे उनको मर्ज करना, वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें आपको उन्हें कन्विंस करना, उन्हें अपने साथ मर्ज करना, ये एक और बहुत बड़ा टास्क था इंडियन गवर्नमेंट के लिए. उसके बाद द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. ठीक है, अब इतनी डाइवर्स नेशन है, ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको गिना दिए, पार्टीशन था, प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम था, उसके बाद आपकी इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बेनिफिट करे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. अब हम देखते हैं द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप इस साइड, उससे पहले हम पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें. आप यहाँ पे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स की फोटोज देख पा रहे हैं. हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, देन वी हैव अबुल कलाम आजाद, टीटी कृष्णामाचारी. तो ये सभी लोग क्या हैं, ये सभी लोग, इन लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में. तो इन लोगों को प्लीज आप साइड बाय साइड रीड कर लीजिएगा, इन लोगों के बारे में भी आपको जानना इम्पॉर्टेंट है. The path to constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution, unlike South Africa. They did not have to create a consensus about what a democratic India should look. ठीक है, क्योंकि सब इंडियंस ही थे. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Freedom struggle के टाइम पे उन्हें काफी हद तक पता चल गया था कि डेमोक्रेटिक जो इंडिया होगा वो किस तरह से उसे दिखना चाहिए. अब देखिए, एज फार बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी जिसे हम नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं. उसके बाद इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. ठीक है, तो 1931 में प्लानिंग चालू हो गई थी कि किस तरह से इसे हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया का संविधान होगा वो किस तरह से होना चाहिए. उसके बाद उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, राइट टू वोट, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए. दस सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है जिसमें जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो सब लोग साथ बैठे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए. हम पढ़ते जरूर है दैट द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उनका एक बहुत ही ज्यादा इरिप्लेसेबल रोल था constitution making में. But then it was not just Dr. B.R. Ambedkar single-handedly making the constitution. We had an entire team, we had an entire cabinet just to form our Indian constitution. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं. The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional designs. The British rule had given voting rights only to a few. On the basis that British rule had introduced every week legislatures
ये सब ब्रिटिश रूल के बारे में. दे वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. ठीक है. इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. जो भी ब्रिटिश के राज में हुआ वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि फुली डेमोक्रेटिक नहीं था. But the experience gained by the Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. ठीक है. अब उसके बाद ऊपर हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो आता है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. इसने भी बहुत हेल्प करी थी कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे ड्राफ्ट करने में. ठीक है. ये देखने में कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है वो. उसके बाद आते हैं बहुत समय तक सोचने के बाद. ठीक है. डेलिब्रेशन के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had other benefits. Our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms. अब हमने क्या किया है, हमने बहुत सारी कंट्रीज से भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिया है. ठीक है. सॉरी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब एकदम सोलली अकेला नहीं है. कुछ हमने यूएस से लिया है, कुछ हमने यूके से लिया है, कुछ हमने यूएसएसआर से लिया है, कुछ हमने आयरलैंड से लिया है, कुछ साउथ अफ्रीका से. ऐसे हमने कुछ कॉपी करी हैं चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज़ नॉट जस्ट एन ओरिजिनल पीस. Our leaders gain confidence to learn from how other countries but on our terms काम करती हैं. ठीक है. Many of the leaders were inspired by ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in India, in Britain. जो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं. यूएस में क्या होता है, बिल ऑफ राइट्स. उसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया. Many Indians to think shaping on social and economic equality, yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioned whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of India. अब हम देखते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और उसके बारे में पढ़ते हैं. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी. जो लोग who were together in making of the constitution. Who then were the makers of the Indian Constitution. You will find here a very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives. ठीक है. इलेक्शन हुआ था इलेक्टेड representatives का और उस असेंबली को हम क्या कहते थे, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting, जब इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसमें सिलेक्ट हुआ था कि कौन कौन से लोग आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा रहेंगे. वो हुआ था आपका जुलाई 1946 में. और पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में. इसी के बाद से कंट्री का क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो सब एक साथ हुए थे, बट देन जब डिवीजन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बंटवारा हो गया. ठीक है. एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे इंडिया की हो गई, एक हमारे पाकिस्तान की हो गई. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स. ठीक है. और हमने अडॉप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अगर कोई पूछे कि अडॉप्ट कब किया तो लोग लिख देते हैं 26 ऑफ जनवरी. ये बहुत ही गलत है. हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमें दो डेट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक हमारी 26 नवंबर 1949, जिस दिन क्या हुआ, अडॉप्ट हुआ. ठीक है. हमने अडॉप्ट किया मतलब हमने माना इसे. और अफेक्ट, हमने उसका पालन करना कब चालू किया, 26 जनवरी 1950. और जिस दिन हमने उसका पालन करना चालू किया, उसे फॉलो करना चालू किया, उस दिन को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं. ठीक है. तो अगर कल को अगली बार कोई आपसे पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, तब आप बोलेंगे 26 जनवरी 1949. और अगर आप बोलेंगे कि ये इफेक्ट में कब आया, इम्प्लीमेंट कब हुआ, तब आप बोलेंगे अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 और इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950. ठीक है. तो ये जो डेट्स हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट देन यू हैव टू रिमेंबर इट.
अब देखिए, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 6 decades अगो। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बने तो काफी साल हो गए, तो हम जो अब आज़ादी के लेट से 75 ऑलमोस्ट साल पूरे होने वाले हैं, उसके बाद भी हम उतने पुराने बने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने? मतलब ऐसा क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम अभी भी उसे फॉलो करेंगे? तो देखते हैं। We have already noted one reason above. The Constitution does not reflect views of its member alone. It expressed a broad census of its time. Many countries of the world have to rewrite the constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना सिर्फ किसी एक इंसान के बारे में उनके व्यूज बता रहा है, बट वो बहुत सारे लोगों का कंसेंसस आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। Experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of constitution itself. This is unusual achievement for any constitution. ठीक, अब हम दूसरे रीजन पे ध्यान देंगे, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन, accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by the people of India. तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाद में किस चीज़ का ध्यान रखा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे चूज करे तो लोग ही चूज करें इंडिया के, ठीक है। इससे क्या हुआ? दिस ensured a fair geographical share of members of all regions of the country. The assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. ठीक है। Even if Constituent Assembly was elected by universal franchise, its composition would not have been very different क्योंकि but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms too, the assembly represented members from different languages, caste और मतलब बहुत डाइवर्स थी हमारी असेंबली। इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, हमारी जो असेंबली थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी। तो अगर उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू भी हम आपका चूज करते तब भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया होता। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, the drafting committee that was chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution. ठीक है? Several rounds of thorough. अब क्या हुआ? हमने डायरेक्टली नहीं कि सबने लिख के और एक कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हो गया। पहले हमने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, जो कि कुछ टाइम के लिए मतलब उस पर डिस्कशन होता, बाकी सारी चीज़ें होती, उस हिसाब का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद डिसाइड हुआ कि हाँ ये और भी डिस्कशन हुए कि ये चीज़ रहनी चाहिए, ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। More than 2,000 amendments were considered. The members deliberated from 114 days spread over 3 years. ठीक है? Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of constitution. They are used to interpret the meaning of constitution. अब क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो भी डिबेट्स है, जो भी डिस्कशन होते हैं, उन सब चीज़ों को प्रिंट करके सेव करा गया है। तो ये 12 बहुत बड़ी बड़ी किताबों के तरह अभी भी रखी हैं। तो आज भी लोग इन्हें रेफर करते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन समझना होता है, या जो लोग लॉ पढ़ रहे होते हैं, वो सारे लोग। तो जो हमारी गाइडिंग वैल्यूज थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या थी, जिसे हम कहेंगे कि फिलॉसफी क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करता है। The dream and the promise. Some of you may have noticed a name missing from sketches of the makers of Indian Constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many
members who followed his vision. ठीक है, यंग गांधी जी मेंबर नहीं थे, बट देन ऐसे बहुत से लोग थे जो उनका विजन फॉलो करते थे और वही झलका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. The dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar की बैक स्टोरी अगर आप लोगों को पता हो कि वो एक बैकवर्ड क्लास से आते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन सहा है, अपनी कम्युनिटी के लोगों को सहते हुए देखा है, तो उनको वो वैल्यू पता थी क्वालिटी की, तो इसीलिए उन्होंने इनइक्वालिटी ना हो, अरे इक्वालिटी हो, ऐसी उन्होंने जो आइडिया, ऐसा उन्होंने आइडिया जो था वो दिया था. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी को हटा सकते हैं. ही उन्होंने बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया है महात्मा गांधी और उनके विजन को. कभी कभी जब दो बहुत बड़े लीडर्स एक साथ काम करते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है आपके किसी एक के ओपिनियन का और दूसरे के ओपिनियन का. ठीक है, इन हिज concluding speech to the Constituent Assembly, he stated that his anxiety was very clear. फाइनली अब हम जवाहरलाल नेहरू पे आते हैं, जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक मिडनाइट 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था. उसके बाद हम देखते हैं फिलॉसफी क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. ठीक है, ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में लिखी है. प्रियम्बल को आप क्या मान सकते हैं, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो एक इंडेक्स होता है ना, जिससे आपको पता चलता है कि आगे बुक में क्या क्या चीजें. वैसे हमारा प्रियम्बल जो है वो आप इंडेक्स मान लीजिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. इसको हम preamble कहते हैं. हमने कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ली है इसकी, हमने अमेरिकन मॉडल जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ये इंस्पिरेशन ली है. किसकी, हमारे preamble की. अब देखते हैं. Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. The preamble of the constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. तो अगर कल को कोई आपसे पूछ ले कि what does the preamble contains, तो आप बोलेंगे the philosophy जिस पे हमारा पूरा संविधान जो है वो टिका हुआ है. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है हमारा प्रियम्बल. ओके, तो अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें. हमारा प्रियम्बल कैसा, मतलब हाउ विल वी बी रीडिंग इट. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into ये important जो keywords हैं वो ये हैं: sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, अडॉप्ट हुआ था. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, तो इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं. सबसे पहला कीवर्ड हमने क्या पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, हम भारत के लोग. The Constitution has been drawn up and enacted by people through their representatives and not handed down to them by king or any outside power. ठीक है, जो हमारा देश बना है जिन लोगों ने चुना था उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बना है. किसी भी बाहर के देश या किसी राजा या उसकी प्रजा ने हमें ये जो संविधान है वो नहीं दिया है. अब देखते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या होगा. The head of the state is an elected person and not a hereditary position. मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है उसे भारत की जनता चुनेगी, इलेक्ट करेगी वोट देके.
ना कि जैसे अगर जैसे राजा है तो राजा का जो बेटा या बेटी होगी, प्रिंस या प्रिंसेस, वो फिर टेक ओवर करेंगे। तो ऐसे ही अब जो एक फैमिली हो गई टॉप पे, उन्हीं के बच्चे नहीं टेक ओवर करेंगे, जिनको भारत की जो जनता है वो चुनेगी, वही आगे हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट होंगे। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि वी हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। हम किसी के दबाव के अंदर नहीं है, हम सोवरेन है, हम फ्री हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जस्टिस का मतलब कि हर सिटीजन को न्याय मिलेगा, किसी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे उनको डिप्राइव नहीं किया जाएगा जस्टिस से। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। ठीक है, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अब खत्म होना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा रिच एंड पुअर का गैप है उसे खत्म करना है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, मतलब हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है और ये सारे धर्मों की इज्जत करती है और रक्षा करती है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, उनके पास पावर होती है तो इलेक्ट द रूलर्स। उसके बाद आपका लिबर्टी का मतलब क्या होगा कि लोगों को सारे, मतलब जितने भी रैशनल फ्रीडम्स हैं वो सब हमने दे रखे हैं। इक्वालिटी मतलब भारत के संविधान की नज़रों में हर भारत का सिटीजन जो है वो एक बराबर है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होगा कि हम सबको एक परिवार की तरह बिहेव करना है और ना ही कि कोई सिटीजन बड़ा है और कोई सिटीजन छोटा है। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था तो उसमें कुछ शब्द नहीं थे, इसीलिए उन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है, चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसके थ्रू ऐड किए गए हैं। कौन कौन से टर्म है वो, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है, इन्हें ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत 1976 में, और फिर ये प्रियम्बल में हमारे चेंजेस हुए हैं। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements. ठीक है, और much of the document called Constitution of India is about these arrangements. बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है, और बहुत ही डिटेल है, therefore it needs to be amended quite regularly to keep updates. अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, अब मान लीजिए 1950 से 26 जनवरी 1950 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट अब 1950 में जो हमारे देश की कंडीशन थी और जो आज 2023 में है उसमें बहुत डिफरेंस है, राइट। हम आज बहुत बेटर कंडीशन में है जिस तरह से हम ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए अब जो अमेंडमेंट्स होंगे हमारे कंट्री में वो इस हिसाब से होंगे कि आज की जो नीड्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ना कि जो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उस हिसाब से। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है, मतलब उसमें चेंजेस लाते रहते हैं करंट की सिचुएशन को देखते हुए। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society. They did not see it as sacred, static and unalterable law. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. वही जो मैंने अभी आपको बताया था, एक 42nd amendment हुआ था जो जिसके अंतर्गत socialist और secular word add किया गया था. The Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. ठीक है, उसके बाद like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. हमारा universal adult franchisee, and since India is a democratic nation, so citizens enjoy their political rights. It defines who will have how much power and how to take decision, and it puts limit to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. ठीक है, The remaining 3 chapters of this books are about these 3 aspects जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, and then I guess with this we have pretty much completed the chapter. Thank you for watching the video and do watch the part A of this chapter and stay connected to our channel.